मणिपुर विधानसभा चुनाव में खंडित जनादेश की संभावना है। मणिपुर में 2 चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होना है। सभी पार्टियां मान चुकी हैं कि किसी को बहुमत मिलना मुश्किल है, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ किसी की सरकार आना बेहद मुश्किल। ये लगभग तमाम पार्टियां मान चुकी हैं और इसीलिए चुनाव से पहले ही गठबंधन की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं, 40 मैदानी और 20 पर्वतीय इलाकों के अंदर हैं। फिलहाल मणिपुर में बीजेपी, एनपीपी, एनपीएफ गठबंधन की सरकार है। इससे पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के ओक्रम इबोबी सिंह इस समय बीजेपी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह और इस बार तमाम पार्टियों के 20 नेता जदयू में शामिल हैं। मणिपुर में 37 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है जनता दल यूनाइटेड। एक लड़की ने बताई गायघाट स्थित आश्रम गृह की हकीकत। आश्रय गृह में यौन शोषण। दरअसल बिहार हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने राज्यपाल को पत्र लिखा। आश्रय गृह की लड़कियों को मंत्रियों के पास भेजने का दावा किया गया। समाज कल्याण विभाग ने आश्रय गृह अधीक्षक की क्लीन चिट दी है। इसके बाद एक दूसरी लड़की ने इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए। शेल्टर होम में यौन शोषण के साथ नशे के कारोबार का आरोप लगाया गया। आश्रय गृह अधीक्षक वंदना गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया, यानी कि जहां ये बच्चियां इसलिए पहुंचती है कि महफूज रह सके, दरअसल वहीं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इन पर यातनाएं दी जा रही है। इस तरीके के आरोप और ये घटना जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये दरअसल गायघाट स्थित आश्रय गृह की है, जिसमें लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया। बिहार हाईकोर्ट ने बाकायदा इस मामले में संज्ञान लिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने राज्यपाल को पत्र लिखा था और इस पत्र के जरिए आश्रय गृह की लड़कियों को मंत्रियों के पास भेजने का दावा किया गया था। हालांकि किन मंत्रियों के पास भेजा गया ये नाम अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आश्रय गृह अधीक्षक को क्लीन चिट दे दी थी, यानी इस तरीके की घटनाओं से इनकार किया, क्लीन चिट दी गई। इसके बाद एक दूसरी लड़की सामने आई और उसने भी इसी तरीके के गंभीर आरोप लगाए, यानी कि यौन शोषण के आरोप लगाए, मंत्री के पास भेजने के आरोप लगाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, शेल्टर होम में यौन शोषण के साथ नशे के कारोबार का आरोप भी लगाया गया है। आश्रय गृह अधीक्षक वंदना गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सवाल यह कि नीतीश कुमार और पीके यानी कि प्रशांत किशोर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। शुक्रवार रात दोनों ने रात्रि भोज किया, यानी कि डिनर के एक साथ किया और इसके साथ साथ लंबी बातचीत भी की, यानी कि खाने के साथ सियासत में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या वाकई में इस पर एक लंबी मंत्रणा हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशांत किशोर से जो मुलाकात हुई है, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को 2020 में जदयू से हटाया था। जदयू से प्रशांत किशोर को हटा दिया गया था, एक बड़ी जिम्मेदारी वो जदयू के अंदर निभा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को 2020 में जदयू से हटाया था और उसके बाद आपको याद होगा ममता बनर्जी का सहयोग करते हुए प्रशांत किशोर नजर आए थे और कांग्रेस पर उस दौरान करारा हमला भी किया था। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की। उस दौरान प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ थे और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी न सिर्फ जीती बल्कि दोबारा मुख्यमंत्री बनी, और इसके बाद अब सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस और प्रशांत किशोर में क्या वाकई में वर्तमान स्थिति में दूरी बढ़ रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात, क्योंकि पहले भी वो नीतीश कुमार के साथ काम कर चुका, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वो पश्चिम बंगाल पहुंचे, टीएमसी के साथ काम किया, ममता बनर्जी की सरकार बनवाई, लेकिन क्या अब प्रशांत किशोर और टीएमसी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के साथ न सिर्फ वो रात्रि भोज करते हैं बल्कि एक लंबी मंत्रणा भी होती है। हालांकि इस मुलाकात के सियासी तौर पर क्या मायने निकाले जाएं, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है।
देश में 5 स्थानों पर पुरातत्व सर्वेक्षण की तैयारी की जा रही है। भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान बनाने की योजना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत बनेंगे पुरातत्व संग्रहालय। देश में 5 स्थानों पर नॉन ऑन साइट म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, असम में शिवसागर, हरियाणा में राखीगढ़, गुजरात में धोलावीरा और तमिलनाडु के अंदर आदिलचनूर में उत्खनन की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये कब तक तैयारी पूरी की जाएगी, किस तरीके से काम होगा, ये एक लंबा प्रोसेस, लेकिन मानकर चलिए अगर ऐसा होता है तो फिर देश के 5 स्थानों पर ऑन साइट म्यूजियम आम जनता को मिल पाएंगे। और ये कहां कहां हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, असम में शिवसागर, हरियाणा में राखीगढ़, गुजरात में धोलावीरा और तमिलनाडु में आदिलचनूर में उत्खनन की तैयारी की जा रही है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर की, जहां 70 सालों के बाद पुरातत्व खनन शुरू होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने उत्खनन शुरू किया है। मेरठ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर, और आपको याद होगा महाभारत काल में कुरु वंश की राजधानी हुआ करता था हस्तिनापुर। उत्खनन में मिल सकते हैं महाभारत काल के प्राचीन अवशेष, और अगर ऐसा होता है, जो कि जाहिर है होगा, क्योंकि हस्तिनापुर महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, और उस हिस्से में अगर उत्खनन होता है तो फिर कुछ महत्वपूर्ण न सिर्फ अंश मिल सकते हैं, बल्कि उस दौर को समझने में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर इस उत्खनन को देखा जा सकता है। मेरठ जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है हस्तिनापुर की। महाभारत काल में कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करता था, और उत्खनन में महाभारत काल के प्राचीन अवशेष मिल सकते हैं। और ये जिम्मेदारी ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इस उत्खनन को शुरू करेगी। और लगभग आप कह सकते हैं कि 70 साल के बाद ये उत्खनन शुरू होगा। इससे न सिर्फ महाभारत काल को समझने में आसानी होगी, बल्कि हो सकता है उस काल से, उस कालखंड से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं या कहें कि बहुमूल्य जानकारियां उत्खनन के दौरान सामने आए, जो उस दौर को समझने में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि महाभारत काल के प्राचीन अवशेष इस उत्खनन के जरिए मिल सकते हैं। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को नोटिस दिया गया है। खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों को नोटिस दिया गया है। बॉब ट्रेड ईडू ग्रुप ने छात्रों से घर जाने को कहा है। खार्किव यूनिवर्सिटी से BOB ग्रुप का एग्रीमेंट है। भारतीय छात्रों की देखरेख का जिम्मा संभालता है BOB। 5000 भारतीय छात्रों की देखभाल करता है BOB ग्रुप, और इसलिए BOB ग्रुप ने कहा कि वो अपने वापस भारत लौट आए, क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव और यूक्रेन की सीमा के बाहर रूस की सीना खड़ी है, युद्ध की आशंकाओं के बीच उन भारतीयों जो दरअसल यूक्रेन में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 5000 के आसपास भारतीय छात्र हैं जिनकी देखभाल BOB कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके वो भारत लौट आए। हालांकि स्थिति सामान्य होने के बाद वापस वो यूक्रेन जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की अस्थिरता इस वक्त यूक्रेन में बनी है, ज्यादा बेहतर है जो यूक्रेन के अंदर हैं वो भारत लौट आए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तीसरे चरण के मतदान की बात करते हैं। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, और शाम 5 बजे तक की अगर बात की जाए तो 57.43% मतदान फिरोजाबाद में हुआ है। 57.35% हमीरपुर में मतदान हुआ है। 58.05% मतदान कासगंज में हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाथरस में 58.95% वोटिंग हुई है। मैनपुरी के अंदर 60.682% वोटिंग हुई है। फरुखाबाद में 61.34% वोटिंग हुई है। एटा में 63.58% मतदान हुआ है। कानपुर की बात करें तो कानपुर के अंदर
53.82% वोटिंग हुई है। वहीं झांसी में शाम 5 बजे तक 57.52% वोटिंग हुई है, यानी कि मानकर चलिए कि तीसरे चरण के अंदर 58 से 60% के आसपास मतदान हुआ है। और अब बात करते हैं पंजाब विधानसभा की चुनाव के लिए मतदान। शांतिपूर्ण तरीके से सभी 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। पंजाब में अगर बात दोपहर 3 बजे तक की जाए तो लगभग 50% के आसपास मतदान हुआ है। मलेरकोटला सबसे ज्यादा 57.07% मतदान मलेरकोटला में हुआ है। मोहाली में सबसे कम महज 42% मतदान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन यह आंकड़ा दरअसल हम आपको 3 बजे तक का दे रहे हैं। फाइनल जो आंकड़ा आएगा उसमें मानकर चलिए लगभग 56 से 60% के आसपास मतदान होगा, लेकिन एक चरण के अंदर मतदान हुआ। 117 सीटों पर वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया उसमें सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो मलेरकोटला में हुआ है, जहां 57.07% वोटिंग हुई है। कुल वोटिंग की बात की जाए तो 49.81% वोटिंग हुई है। मोहाली में सबसे कम 42% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। रूस और यूक्रेन तनाव पर बड़ी खबर। G7 की रूस को सीधी चेतावनी है। कहा गया है कि रूस जल्द सैन्य जमावड़ा खत्म करे, यानी कि यूक्रेन के बाहर जो रूस का सैन्य जमावड़ा लगा हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। और ये कहा है G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 ने कहा कि तनाव खत्म करने की जिम्मेदारी रूस की है। ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे कि रूस बर्बाद हो जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वर्ल्ड लीडर्स के सामने अपनी बात रखी और कहा कि रूस के प्रति तुष्टीकरण की नीति छोड़नी होगी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कहा, मुझे नहीं पता कि रूस संघ के राष्ट्रपति क्या चाहते हैं, इसलिए मैं एक बैठक का प्रस्ताव रख रहा हूं। रूस वार्ता के लिए जगह चुन सकता है, बातचीत हो सकती है, और जिस तरीके के तनाव की स्थिति यूक्रेन के अंदर बनी हुई है उसको टाला जा सकता है। और इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहल करते हुए कहा कि वो नहीं जानते कि रूस के राष्ट्रपति दरअसल क्या चाहते हैं और क्यों यूक्रेन के बाहर रूस की सेना को तैनात किया गया है। वो कह रहे हैं कि वो आमंत्रित करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कि वो जगह को चुन ले, बैठकर बात की जा सकती है।